हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखे थे। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जिनका कंसेप्ट हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, और हम साथ के साथ कंसेप्ट भी देख रहे हैं कौन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द, स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्क्रीन पहले पॉज करना जब तक मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, खुद ट्राई करना। हाउ इज द टाइप ऑफ करंट दैट वी रिसीव इन डोमेस्टिक सर्किट डिफरेंट फ्रॉम वन दैट रन्स अ क्लॉक। ठीक, तो हमारे पास दो करंट है, एक है डोमेस्टिक सर्किट वाला और सेकंड जो क्लॉक में है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो टाइप ऑफ करंट किसमें अलग अलग कैसे है। अगर मैं डोमेस्टिक सर्किट की बात करूं तो इसमें एसी वोल्टेज आता है ना, और क्लॉक में डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज किसके थ्रू, हमने ये ऑब्जर्व करा है कि हम क्लॉक में कोई वायर स्विचेस तो होता नहीं है, हमारी क्लॉक 24/7 ऑन रहती है। उसके लिए हम यूज करते हैं बैटरीज या सेल्स, बटन सेल्स टाइप, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक, तो ये सब डीसी वोल्टेज देते हैं, यानी कि डीसी करंट। तो क्लॉक के अंदर डीसी करंट होगा। और अगर मैं डोमेस्टिक सर्किट या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं तो हमने बात समझी थी कि 220 वोल्ट का करंट आता है, फ्रीक्वेंसी इसकी कुछ होती है, एंड देन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, एसी वोल्टेज। तो ये एसी करंट प्रोड्यूस करता है जिसकी डायरेक्शन कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है या फिर रिवर्स होती रहती है। तो यही कंसेप्ट हमें समझना था इस क्वेश्चन में कि डोमेस्टिक सर्किट में करंट एसी करंट है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, एक अल्टरनेटिंग लिखना चाहिए मुझे, या सीधा एसी। ठीक, और यहाँ पर ये डीसी करंट, ठीक, डायरेक्ट करंट। तो ये बात हमें यही समझनी थी, यानी कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होगा वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा कुछ टाइम बाद, और जो क्लॉक में करंट होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, कांस्टेंट सप्लाई आ रही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई 2015 का पूछा हुआ है। ठीक, तो देखो क्वेश्चंस वही हो रहे हैं जो तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, तो इससे तुम रिलेशन कर पाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई योर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, तो सबसे पहली बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, हमने समझी क्या बात थी कि अगर कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो उसके क्लोज लूप्स ऐसे बने होते हैं, है ना, नॉर्थ से निकलती है लाइंस और साउथ में जाती है, और अंदर जो डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। ये चीज हमने ऑब्जर्व करी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमने क्या बात देखी कि क्या हम कोई मैग्नेट देखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखती, हमें सिर्फ क्या दिखती है, बार मैग्नेट, यानी कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो इमेजिनरी कैसे कह सकते हो, इमेजिनरी मतलब हमने इमेजिन करी है कि ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो मैग्नेटिक फील्ड फैला होगा। और ये कैसे बनाया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, मान लो आयरन फिलिंग्स, इनके आसपास जैसे जैसे लाते जाएंगे, जिस पोजीशन पे अट्रैक्ट करेगा वहां हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब यहाँ पर लाए तो देखा अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। पोल्स के केस में नॉर्थ और साउथ पोल्स में ज्यादा डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये इमेजिनरी लाइंस है जहां पर सच दैट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन मैग्नेट स्लैश आयरन। ठीक है, कोई भी ऐसा जो अट्रैक्ट होता हो मैग्नेट से, ये बात हमें समझ में आती है। देन उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब कि कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए और उनका हमें जस्टिफाई करना है या फिर
बताना है कि ये क्यों ट्रू होल्ड करती हैं। ठीक, तो पहले है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब हम थ्योरी में पढ़ रहे थे तो हमने बात पढ़ी थी कि जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इसके अंदर भी हैं तो देखो पैरेलल शेप बनाई है मैंने, तुम्हें ध्यान से देखोगे दिख रहा होगा, और ये क्लोज लूप्स बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये बात तुमको पता है। अब इंटरसेक्ट नहीं करती, अब लेकिन तुम्हें बताना है इसको जस्टिफाई करो। तो इसके बाद मैंने एक और पॉइंट तुम्हें बताया था कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आई कि अगर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो यहाँ पर ये क्लोज लूप्स नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस वाले क्लोज लूप्स के लिए डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड की, और इस वाले क्लोज लूप के ये डायरेक्शन ये है। तो तुम देखते हो कि ये वाले के लिए ये डायरेक्शन है इस साइड, और इसके लिए ये डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रही है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बार मैग्नेट सिर्फ एक बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करें और एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हो, है ना। तो यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसको नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। अब क्लोज्ड कर्व्स तुम्हें समझना है तो उसके लिए बात समझनी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये नॉर्थ से निकलती हैं एंड देन साउथ में जाती है। ठीक, तो नॉर्थ से निकल रही है एंड साउथ में जा रही है, तो इस बात को समझना है तो हम थोड़ा रब कर लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, यानी कि जो हमारे पास बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक, ये बार मैग्नेट जो हमारे पास प्रेजेंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं क्लोज लूप। ठीक, और ये क्लोज लूप कैसा होता है कि यहाँ से नॉर्थ से निकलती है देन साउथ में इंटरसेक्ट होती है, और इसके अंदर डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इनसाइड बार मैग्नेट। ठीक, अगर मैं डायरेक्शन बात करूं इनसाइड कि अंदर क्या डायरेक्शन होगी, तो वो चीज अगर हम ऑब्जर्व करें, है ना, तो अंदर तुम देख रहे हो कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो अगर डायरेक्शन बाहर मैग्नेट के इनसाइड में पूछे तो साउथ टू नॉर्थ, और बाहर देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है लाइंस। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान में रखो। अब इसी से पता चलेगा कि हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसके क्लोज कर्व क्यों बनते हैं, इनसाइड नहीं आउटसाइड। ठीक, तो इसके क्लोज कर्व कैसे समझेंगे वो, अब देखो नॉर्थ से निकले साउथ में गए तो ये साउथ से नॉर्थ जाएगी, यानी कि ये पूरा एक क्लोज कर्व होगा। इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक, तो ये चीज हम समझ के लिखेंगे और लिख देंगे, और ये डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि ये क्लोज कर्व्स बन रही है और बीच में लाइंस क्या है, पैरेलल है। बस इतना सा कंसेप्ट समझना था, ये भी 2015 का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2015 का ही है। अब हम ये सोच सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे एक ईयर में आ सकते हैं, मतलब इसी चैप्टर से, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमने 2 ऐसे देख लिए और तीसरा भी आ गया। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि जब सीबीएसई में एग्जाम्स आते हैं तो जो क्वेश्चन होते हैं, मान लो मैग्नेटिक
फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो और करके एक और जो क्वेश्चन होगा वो इसी चैप्टर से होगा। मतलब कई बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो या मैग्नेटिक इफेक्ट्स आए, उसमें और करके ऑप्शन होते हैं। मतलब चैप्टर वही है, सेम चैप्टर के कंसेप्ट सेम है, बस उससे जो क्वेश्चंस है, मान लो यहाँ पे पूछेगा तुमसे बार मैग्नेट या फील्ड लाइन से बात पूछ सकता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ सकता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तब तक रीड करो, है ना। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन हमसे आंसर क्या मांग रहा है, कि क्वेश्चन में आंसर पहले क्वेश्चन समझो कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो, है ना। तो मैं डायग्राम बता देता हूँ, तुम्हें स्क्रीन में आ रहा होगा। तो डायग्राम ये है, ये कॉइल है। एक्चुअल में कैसा होगा डायग्राम, ये कॉइल ऐसे घूम घूम के करंट जो यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट गया, इनमें रिवॉल्व कर रहा है ऐसे और बाहर आ रहा है, ठीक। फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स भी मार्क्ड है, ए बी और एक सी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। ये क्वेश्चन है, और ये भी किसका है, 2015 का, ठीक। तो इस क्वेश्चन में बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, उसके बाद फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर, और किस पॉइंट पर मिनिमम है, वो बात बतानी है, ठीक। तो हमारे पास ये सोलेनॉइड प्रेजेंट है। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक कोई आयरन कोर है, उस पर मैंने रिवॉल्व करा है किसको, या तो कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, है ना, सोलेनॉइड इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल, ठीक, रैप्ड ओवर आयरन या सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। तो ऐसे कुछ है। अब हमने जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी, सोलेनॉइड कभी भी आएगा, क्योंकि थ्योरी में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के जैसी होती है, तो एक्चुअल में तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, ठीक। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस तुम्हें पता है ऐसी होती है, ठीक, क्लोज लूप्स हैं, एंड ये इसकी डायरेक्शन दूसरे की, ठीक। ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसका हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें समझ लिया था कि कैसे हम असाइन कर सकते हैं इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से अंदर जा रहा होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें जो हमें पता है सोलेनॉइड के बारे में कि बार मैग्नेट जैसी फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसके अंदर और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम एक बात समझो कि हमने देखा था कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड, अब चाहे सोलेनॉइड हो या फिर बार मैग्नेट हो, क्योंकि ये बात तो हमने समझ ली कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होती हैं, एग्जैक्ट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड या बार मैग्नेट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, नोट कर लेना स्टार मार्क करके, ठीक, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड या बार मैग्नेट में इनसाइड बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर, बाहर अभी कुछ नहीं हमने डिस्कस करा, सिर्फ अंदर क्या है, पैरेलल होती है, बार मैग्नेट में भी पैरेलल होती है, और डायरेक्शन क्या, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था, साउथ टू नॉर्थ, ठीक। तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन और पैरेलल होती है। तो यहाँ पर तुम देखो तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो एक बात समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड ए पर सबसे ज़्यादा होगा,
बी किसका सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड का, ए मतलब नीचे ए पॉइंट पर, ठीक। अब जब हम सी की बात करते हैं और बी की बात करते हैं तो तुम्हें ये बात पता है कि ये क्लोज कर्व्स भले ही हैं पर यहाँ पर जो क्लोज कर्व्स होंगे वो 2 या 3 इतने आ सकते हैं, इतनी कर्व्स होंगी, तो मिनिमम होगी बी पॉइंट पे, है ना। अब पॉइंट आता है सी पे। तो हमने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कस करते समय ये बात समझी थी कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, कंपेयर टू दिस, ठीक। ये ध्यान में रखनी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर ऑन पोल्स ऑफ सोलेनॉइड स्लैश बार मैग्नेट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या तो वो ज़्यादा होंगी या उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो सोलेनॉइड हो या बार मैग्नेट हो। तो ये भी स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन वही आएंगे, लैंग्वेज चेंज होगी। ये जो स्टार मार्क करके पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको कॉपी में नोट करते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस यही आएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हैं। सेम क्वेश्चंस, कंसेप्ट वही है, क्योंकि देखो बुक सेम है, बस क्वेश्चंस पर ईयर चेंज होते हैं या फिर कई बार सेम होते हैं, ठीक। तो ये दोनों कंसेप्ट आ गए समझ में। तो यानी कि जो बी होगा वो मिडल पे होगा, सी वाला पॉइंट, ठीक। तो ये तुम्हारा आएगा मैक्सिमम किस पे होगा, ए पॉइंट पे। अब देखो मैक्सिमम ए पे क्यों आया, क्योंकि वो एक्चुअल में पॉइंट उसके जस्ट अंदर है, बीच में है, और जबकि ये पॉइंट्स क्या है, इससे दूर है, और ये थोड़ा सा मिडल में होगा, बीच में होगा, ठीक। अब ये जब कंसेप्ट समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं और कंसेप्ट हम ये सब लिख सकते हैं इसके रीजन में कि हाँ भाई अब ये क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो 3 मार्क्स तुम ऐसे ही लिख के आ जाओगे, ऐसे लिख के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें ये जो कंसेप्ट है, रीजन कि क्यों मेरा ये ए मैक्सिमम है, क्योंकि यह बीच में है, पैरेलल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा होती हैं। तुम ये बात आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ ऊपर 3 लूप्स हैं, यहाँ पर 3 लूप्स हैं, लेकिन अंदर देखोगे तो 6 लूप्स होंगे या 6 कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। देन उसके बाद यहाँ पर होंगी और उसके बाद यहाँ पर होंगी। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम अच्छे से बना लेना और पॉइंट्स बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। तो वो कॉपी में मार्क करके लिखते रहना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सॉलिनॉइड या बार मैग्नेट पैरेलल होती है और डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। देन पोल्स पर जो है ज़्यादा डेंसिटी होती है रेदर देन इन पॉइंट्स पर, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो ट्राई करो। स्टेट द पर्पस फॉर विच द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड। देखो घूम फिर के क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं इस चैप्टर से, तो या तो वो रूल से आ रहे हैं। रूल क्या, हमारे पास मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, है ना। तो हमने ये बात पहले ही समझी थी लास्ट लेक्चर में। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें पर्पस मतलब किस लिए यूज होता है, तो राइट हैंड थंब रूल मैंने पहले ये बात दिमाग में डालने को बोली थी कि राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज होता है, टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a current carrying conductor, ठीक। अब तुम इस बात को चैप्टर से देख के समझ गए होगे, थोड़ा तुम्हें लिखना ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कम और कंसेप्ट ज़्यादा है, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तुमने देखा था अगर ये वायर फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल कैसा था, अगर ये डायरेक्शन थंब को रिप्रेजेंट करती है करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट किसको रिप्रेजेंट करती है, थंब को, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जो मेरी रैप्ड फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स कर्ल हो रही है, घूम रही है इस तरीके से, देखो कर्ल घूम रही है, यानी कि ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि ऐसी कुछ डायरेक्शन आ रही होगी, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, शायद आगे 1-2 और मिल जाए हमें जब हम प्रीवियस को ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, है ना।
अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आया तो तुम्हें दिमाग में क्या आना चाहिए थी बात कि अगर मेरे पास ये लेफ्ट हैंड था तो याद करो हमने इसमें फोर्स एक्सपीरियंस की बात करी थी कि अगर कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। और उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। कैसे कि अगर मेरे पास 4 फिंगर रिप्रेजेंट करती है, जो तुम्हारी तरफ उंगली आ रही है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को, तो जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? थंब बताती है फोर्स को, 4 फिंगर फील्ड को। अब फील्ड क्या? मैग्नेटिक। ठीक है, याद करने का तरीका बताया था, F से 4 फिंगर, F से फील्ड। देन हमारे पास जो करंट है मिडिल फिंगर, है ना। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड पर्पस क्या है इसका? टू नो द डायरेक्शन ऑफ force experienced by a current carrying conductor। अब जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ना उनका वर्ड का तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग दिमाग में जाना चाहिए कि अगर मैंने वर्ड लिख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर माने एक वायर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कैरिंग माने लेके जा रहा है करंट, तो उसके अंदर फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ये वायर बना दिया मैंने, यहाँ करंट शो कर दिया, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। तो हमें अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय, यानी कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन कराएगा? बाय एन एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका रीजन भी हमने बात समझी थी कि अगर ये करंट ले जा रहा है तो ऐसा इसने गुनाह नहीं कर दिया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो तेरे पे फोर्स लगेगा। हमने रीजन समझा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होगा तो उनमें क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और तुम क्या लिख सकते हो? व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलर में ही फोर्स क्या है? एक्सपीरियंस होता है। व्हेन प्लेस्ड एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के केस में एंगल 0 हो जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस भी 0 हो जाता है। बस तुम्हें ये ध्यान अभी तक रखना है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए भले ही किसी एंगल पे हो, लेकिन तुम्हारे से क्वेश्चंस हमेशा परपेंडिकुलर से ही पूछने वाला है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जब आया, देखो ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ मैं रब तो कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी कॉपी में जरूर लिखे होने चाहिए, स्टार मार्क मैं करूँ ना करूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि राइट थंब रूल किस लिए है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था ये क्या है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ये किस लिए था? ये इंड्यूस करंट के लिए था, क्योंकि हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में भी कि जब हमने डिस्कस करा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, तो ये किस लिए था? इंड्यूस करंट के लिए, है ना। कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चेंज आ रहा है और एक थंब है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? कि मोशन हो रहा है कंडक्टर का। अगर मैं कंडक्टर का मोशन करूं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं तो उससे करंट इंड्यूस होता है ना। तो इंड्यूस करंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल फिंगर, और 4 फिंगर रिप्रेजेंट करती है फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। देन थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे, और ये चीज तुमने कहाँ देखी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो ये प्रिंसिपल था, ये कंसेप्ट था। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल समझ में आ गया कि करंट इंड्यूस होता है जब कोई कंडक्टर मूव करता है, मोशन करता है। मोशन ऑफ कंडक्टर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक। उसके अंदर मतलब करंट है या मोशन होगा, मोशन कंडक्टर का। अब ये देखो मैंने नहीं लिखा करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पर क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि इस वाले में
करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट है कंडक्टर में पहले से, यहाँ पर कंडक्टर का हो रहा है मोशन, अब करंट उसमें इंड्यूस होगा। इंड्यूस माने क्या होता है, उसके अंदर लेके आना, ठीक। अच्छा, ये हो गया 2016 का क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ये हम डिस्कस कर सकें, डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि अलग अलग बताओ कि इनके कंसेप्ट आपस में कहाँ अलग होते हैं। तो ओवरलोडिंग अगर हमने बात समझी है अच्छे से कि ओवरलोडिंग में अगर हम बहुत सारे पावर ऑप्शंस एक साथ टर्न ऑन कर दे तो हमारे पास पावर चाहिए वो बढ़ जाता है। देन करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज करती है। अब करंट इंक्रीज करेगा तो हीटिंग होगी, तो उससे ओवरलोडिंग हो सकती है या फिर फायर लगने का खतरा होता है। जबकि शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट में तुमने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, तो लाइव वायर इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है और करंट जो है एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे हीटिंग होती है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। तो ये दोनों इस बात पे अलग अलग है। वहाँ पर यहाँ पर तो इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आग लगने का खतरा हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हो सकते हैं। ये 2014 का था। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट इज इट्स रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, शुड इट बी प्लेस्ड ऑन न्यूट्रल वायर और ऑन लाइव वायर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, जो हमने फ्यूज डिस्कस करा था सीरीज में लगता है, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज तुम्हें पता है टिन और लेड से बनता है, टिन 25%, लेड 75%, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्यूज में ऐसा एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, जो मेल्ट करने के बाद सर्किट को पूरा ब्रेक कर देगा और जो है आगे पावर नहीं फ्लो करेगी। ये बात तो आ गई हमें समझ में। व्हाट इज इट्स रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रोल क्या है कि जब हमारे पास करंट बढ़ जाता है तो हीट बढ़ जाएगी। अब उस हीट को कम करने के लिए, हीट को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे अप्लायंस में आग लग सकती है, हमारे घरों में आग लग सकती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है करंट ज़्यादा फ्लो करने से, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये रोल हैगा इसका। अच्छा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन क्या है, शुड इट बी प्लेस्ड ऑन न्यूट्रल वायर और ऑन लाइव वायर, है ना। यानी कि अब कहाँ पर रखे, न्यूट्रल वायर में रखे या लाइव वायर में, और बोला है जस्टिफाई और आंसर। अब मान लो तुम तुक्का मार के आ भी गए कि भैया किसी में भी लगा दो, तो फिर ऐसे तो तुम बता नहीं सकते ना। अब तुम बात समझो, अगर मेरा सबसे ज़्यादा करंट कौन कैरी करता है, करंट कौन कैरी करता है, वोल्टेज किस में होता है, लाइव वायर में, है ना। न्यूट्रल वायर में तो कोई कुछ है नहीं, तो न्यूट्रल वायर में अगर हम मान लो लगा देते हैं फ्यूज, तो लाइव वायर तो करंट फ्लो कर देगा, उस पर तो वोल्टेज पड़ा हुआ है ना। तो न्यूट्रल वायर में हम नहीं लगाते, इलेक्ट्रिक फ्यूज में लगाते हैं। इसमें लाइव वायर को इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ लगाएंगे क्योंकि यही करंट फ्लो करा रहा है, यही हीटिंग बढ़ाएगा, यही करंट बढ़ाएगा। तो अगर मैंने इसमें लगा दिया तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज भी लगा हुआ है सर्किट में, है ना। ये इतना ज़्यादा भोला तो है नहीं जो तुम्हें बिना ही करंट पास करे, बिना हीट लगाए छोड़ देगा, इसीलिए हमें लाइव वायर में लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, ये भी 2015 का है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, सिंपल है क्वेश्चन, इंडक्शन पर बेस्ड है। टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक। तो दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, है ना। अच्छा, कॉइल्स है तो जरूरी नहीं है ऐसे मतलब सिंबल हो, चलो मान सकते हैं, ठीक। और दूसरी कॉइल ऐसे है, तो ए और बी वो एक दूसरे के क्लोज रखी हैं, है ना। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, अगर मैं इसमें करंट की वैल्यू चेंज करूं, है ना। अब करंट की वैल्यू तुम्हें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लो यहाँ छोटा ही हो गया, बड़ा ही हो गया, ठीक। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, तो क्या यहाँ पर करंट आएगा, है ना। अगर आता है तो रीजन दो, क्वेश्चन ये है। अब तुम इस बात को समझो कि अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है, ठीक, तो पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड ये था इसके अराउंड, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था कुछ, अब जब करंट चेंज हुआ तो ज़रूरी नहीं कि यही हो सकता है इससे कम हो गया हो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में
चेंज आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो यहाँ इसके जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें चेंज आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा है यानी कि मोशन हो रहा है। अब मोशन हो रहा है देन हमारे पास कंडक्टर है ही, ठीक, मोशन है, कंडक्टर है, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट। ठीक, इंड्यूस करंट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये तो जो हमारे पास एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल वाली एक्टिविटी से सेम मिलता है कि उसमें भी ऐसा ही कुछ था। प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में अगर मैंने कॉइल ऐसे कुछ अटैच करा था और उसमें जब स्टार्ट करा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आया है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी क्रॉस कर रहा होगा इसके आसपास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे बन रही होंगी जैसे बर्गर शेप्ड होता है। ठीक, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उससे करंट इंड्यूस होगा। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ए और बी है, ए कैसी होगी मेरी प्राइमरी कॉइल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि अगर तुम रिलेट करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बेस इनका एनसीईआरटी पर ही होता है जो तुम्हारे पास बुक है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन था सीबीएसई 2018 में आया है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसे सिर्फ इसकी थ्योरी बताऊंगा और अगर तुम्हें इसका आंसर एक्चुअल में लिखना है तो जो लेक्चर पिछले अपलोड करें उसमें देखना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो 2018 का है तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें जो फंक्शन है अलग अलग पार्ट का बताना है इलेक्ट्रिक मोटर में। पहला आर्मेचर है। आर्मेचर में हमने डिस्कस करा कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर है उस पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग करी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक, अब इंसुलेटेड कॉपर वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बना रहा होगा, तो इसका काम क्या, मैग्नेटिक फील्ड देने का। सेकंड ब्रशेस का काम क्या था, जो कि स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर में होती है स्प्लिट रिंग्स और उससे कनेक्टेड क्या होते हैं ब्रशेस, तो उससे हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम रहता है, बस कॉइल का अटैचमेंट चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट था स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम क्या कि वो पूरा रिवॉल्यूशन नहीं होने देता, जो कंडक्टर जुड़े हुए हैं उनको चेंज होना पड़ता है और इसीलिए जो मेरी इलेक्ट्रिक मोटर है लगातार घूमती रहती है। ठीक, तो ये दोनों कंसेप्ट थे। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगा स्प्लिट रिंग। ठीक, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अब ये भी देखो, अब जब इतने क्वेश्चन तुम पढ़ लोगे ना तो जब तुम सैम्पल पेपर या फिर कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड तुम देखोगे यार ये तो वही दोबारा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बोला है एक एक्टिविटी बताओ जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो हमने बात क्या पढ़ी थी, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से अगर मैं मैग्नेटिक कंपास उसके पास लाऊं तो मैं जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन देख रहा हूँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, तो मैं ऑब्टेन कर लूँगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट हम बार मैग्नेट के लिए लगा सकते हैं। कोई मैग्नेटिक कंपास है, उसकी मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास, और जिस एरिया तक वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। सेकंड, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर वाले पॉइंट में बोला एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ना। तो तुमने बता दिया कि मैं ऐसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक कंपास उसके आसपास ला सकता हूँ। अब जरूरी नहीं वो एक कॉइल भी हो सकती है, सही बात है कि ऐसी एक कॉइल हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो मैं भी यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड कंपास ला सकता हूँ और उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। और हमने क्या देखा था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आती है ना, बीच में आके ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती जाती है और यहाँ पे टॉप पे क्या है, ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर भी ज़्यादा डेंसिटी है। कॉइल का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ,
ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। तो इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है? अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने समझा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो दिमाग में डाल लो, जो राइट हैंड थंब रूल है वो यूज होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या? अगर थंब रिप्रेजेंट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, तो जो रैप फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्शन है मेरे करंट की, तो जो ये वाली फिंगर्स होंगी, मतलब बाहर जो करंट ऐसे आ रहा होगा, है ना। अब देखो मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारे पास करंट डायरेक्शन ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मतलब इसके चारों तरफ ऐसी डायरेक्शन होगी, है ना। ये डायरेक्शन जो तुम्हें समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड आगे जैसे से फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसी डायरेक्शन होगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन करंट थ्रू अ कंडक्टर। ठीक, कि मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का कैसे कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हमने ये बात समझी कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा कब होगा जितना ज़्यादा करंट होगा। ये बात तो अच्छे समझ में आती है कि करंट की वैल्यू अगर मैं जितने ज़्यादा इंक्रीज कर दूं उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। यानी कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, देखो रेजिस्टेंस आ गया, मैंने बोला करंट बढ़ा दो, तो रेजिस्टेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कम, या फिर तुम्हें करंट से बैटरी नहीं लगा दो कि जिसकी वोल्टेज ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा कंडक्टर है मेरे पास जिसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है या ज़ीरो है, तो उसका जो करंट फ्लोइंग होगी वो ज़्यादा होगी और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होगा। जो बात लिख रहा हूँ उसे अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, बस कंसेप्ट तुम्हें याद रहने चाहिए। और वो याद ऐसे कि रटना नहीं, जो तुम्हें दिमाग में घुसे। बात समझनी ये है, अगर करंट कहीं फ्लो हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, ये 2016 का क्वेश्चन था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हायर लेवल का है, उसको ये सब क्लीन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मज़ेदार है, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट तो बकवास है ना। पहला पॉइंट तुमने देखा होगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड अ सिंगल लूप ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक सिंगल लूप है, देखो अगर लूप आ जाए या कॉइल आ जाए सिंगल, तो तुम्हें दिमाग में लाना है कि ऐसा कुछ डायग्राम होगा। और इसका तुम डायग्राम समझ चुके हो कि ऐसा आता है, जैसे से बीच में आएगा पैरेलल होता जाएगा, ऐसे यहाँ पे अलग होता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है और यहाँ पर भी ज़्यादा डेंसिटी है। ये आ गया एक सिंगल लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये एनसीईआरटी में भी है और साथ में जब हम लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था। ठीक, तो ये तो सीधा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उससे हो गया। अब देखो ये चीज़ें मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने रटी तो नहीं है। तुमको बस क्या ध्यान में रखना है कि रटना कभी नहीं है ज़िंदगी में, बस जो चीज़ तुम्हें समझनी है वो ये कि बाद में अपने आप दिमाग में रहती हैं चीज़ें कि अगर करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कौन बताएगा? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। और अगर वो कैसे मूव करेगा? परपेंडिकुलर। अगर वो पैरेलल मूव करेगा तो नहीं करेगा। उसके बाद एक और बात क्या कि अगर वो कंडक्टर का मोशन हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक, दिमाग लगा के पूछा था क्योंकि एक क्वेश्चन इसका भाई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों को याद नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 9th क्लास में पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, याद है कुछ?
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, उसमें अल्फा पार्टिकल को हमने बोला था हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, इस पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए थी। ठीक, नहीं भी है तो अब ये पॉइंट डाल के लिख लेना। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, +2 उस पे चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम में यही पार्टिकल्स यूज करे गए थे गोल्ड फॉयल में, क्या करने के लिए? स्ट्राइक करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा स्पेस खाली है और कौन सा भरा हुआ था। वो तो चलो पिछली बातें थी, अब आगे देखते हैं। इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट, तो पहले पॉइंट में बोला है एट रेस्ट। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब अगर ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, अल्फा की, तो यानी कि यही डायरेक्शन करंट की होगी, क्योंकि करंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में घूमता है और इलेक्ट्रॉन की जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ये बात भी दिमाग में रखनी है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, और मतलब जस्ट इसके अपोजिट, और पॉजिटिवली चार्ज या अल्फा हो गया उसकी डायरेक्शन करंट में होगी। ठीक, अब ये रेस्ट में है तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि भाई हमने ये बात पढ़ी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर में तो वो फ्लो करेगा। अब वो रेस्ट पर है तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर रेस्ट पर है तो नो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकंड चीज, अगर वो पैरेलल घूमे, लो पैरेलल घूम रहे हैं भाई साहब, अब अगर पैरेलल घूमेंगे तो एंगल 0 होगा। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल मूव कर रहा है तो इसका मीन्स उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये बात लिख लो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल मूव करते टाइम जो साइन थीटा का एंगल है वो थीटा 0 होगा, उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। कब होगा? तो या तो वो परपेंडिकुलर हो, है ना, अभी के लिए तुम परपेंडिकुलर ही समझो, परपेंडिकुलर है तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या फिर कोई दूसरा एंगल हो, लेकिन पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नो फोर्स। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर। ठीक, अब अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इसका मीन्स कि उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यस, क्यों होगा? क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यहाँ पर भी मूव कर रहा था लेकिन पैरेलल, तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल सही बात है, होगा। और कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहली बात क्या समझ में आई कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की होती है वही डायरेक्शन करंट की होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। 2-4 बातें हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि पहली बार तुमने जो 9th का अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पर देखा है, तो जहाँ अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन, जहाँ पॉजिटिव की डायरेक्शन, वहाँ मेरे करंट की डायरेक्शन। बाकी कंसेप्ट तो सिंपल थे। रेस्ट पे तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल है तो फिर तब भी फोर्स नहीं होगा, लेकिन मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर है तो हाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज भी आ रहा है और वो परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है। और वो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। क्या था राइट हैंड रूल? सॉरी, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताएगा, फोर्स डायरेक्शन थंब बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ कंडक्टर या करंट जो फ्लो कर रहा है। अब ये किसकी होगी? पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी मेरी मिडिल फिंगर, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास क्या जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। ठीक, तो ये मेरे पास कंसेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का, और साथ में 2014 में भी आया है सेम। ये 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही कराऊंगा क्वेश्चन, तुम दोनों मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें बात समझ में आए कि हाँ अगर मैंने ये कुछ क्वेश्चन समझे या फिर कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए
हम कर देंगे और पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2014 का है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा और इंडक्शन पूछा, इनका वर्ड का मतलब बताओ। ठीक, और 3 फैक्टर बताओ जिसमें जो है फैक्टर पे रिप्रेजेंट करता है मेरा इंड्यूस करंट, है ना। नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दोबारा से रूल आ गया। अब इंड्यूस करंट होता है तो उसके लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जो सबसे लास्ट में सीखा था, एसी जनरेटर में यूज हुआ था। स्टेट 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फेनोमेनन इन एवरीडे लाइफ। अब एप्लीकेशन देखना है तो भाई जनरेटर हो गया, है ना, तो एक एक करके आंसर करते हैं। पहली बात समझ में आई, इलेक्ट्रो मैग्नेट। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना है, यानी कि जो चीज़ हो इलेक्ट्रो मैग्नेट से रिलेटेड हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने देखा कि अगर हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेट जनरेट होती है। मैग्नेट कैसे जनरेट हुई, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। ठीक, उसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब हमने क्या बोला कि कुछ चीज़ें हमें पैदा करना, तो इंग्लिश में समझे तो टू गिव राइज टू समथिंग, है ना। अब किसको हमने इंड्यूस करा, वो चीज़ थी करंट, कि हम करंट लेके आए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, उसके बाद बोला 3 फैक्टर बताओ जिसपे इंड्यूस करंट की वैल्यू डिपेंड करती है सर्किट में। तो इंड्यूस करंट की अगर तुम्हें बात करनी है, इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट किस बात पर डिपेंड करेगा, पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो उतना ही चेंज लाएगा, उतना ही करंट इंड्यूस होगा। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा हमारे पास टर्न्स होंगे कॉइल के, उतने ज़्यादा करंट होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बढ़ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट डिपेंड करता है स्पीड। स्पीड का मतलब मोशन, जो मोशन अगर उसका मोशन ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज़्यादा चेंज आएगा और उतनी ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। ठीक, और जो लास्ट में क्या पूछा है, नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो वो क्या था, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, देखो दोबारा से ये जो है रूल आ गया, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। और इस प्रिंसिपल नहीं, अच्छा, इस फिनोमिनन पे बेस्ड क्या है रियल लाइफ में, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहे हम, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन था 2014 का। अब सेम इसी का भाई 2 साल बाद आया 2016 में, वो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो भी अभी मैंने समझाया ये सब तुम लिख दोगे। उसके बाद नेम 1 डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई ये इलेक्ट्रिक जनरेटर ही तो है कि कौन सी डिवाइस काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, करंट इंड्यूस कब होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर ही तो करते हैं। वो कॉइल मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, करंट की डायरेक्शन पहले ABCD फिर BACD जो भी था, जो हमने AC में डिस्कस करा, DC में सेम रहता है, DC में स्प्लिट रिंग्स और AC में स्लिप रिंग्स। ठीक, तो ये सब कंसेप्ट था। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्राइब 3 डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि तुमने 2 चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, वैसे मुश्किल तो कुछ भी नहीं, सीधा कंसेप्ट है, बता देता हूँ। ठीक, तो इसमें तुमने 2 वे पढ़े थे। एक वे मैंने क्या बताया था कि अगर कॉइल है और मैं उसके पास, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ मैं मैग्नेट लाऊं और मैग्नेट लाने के बाद उसको पास लेके मूव करो तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, यहाँ करंट इंड्यूस होगा। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज तुमने क्या समझी कि अगर कॉइल है उसमें मैं करंट दूसरे में पास करूं, इसमें मैं करंट पास करता हूं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज कर दूं, डेल्टा I चेंज इन करंट वैल्यू,
अब करंट की वैल्यू में चेंज आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसमें चेंज आएगा तो हमारा जनरेट होगा। ठीक, तो एक वे तरीका क्या हुआ, मैग्नेट को तुमने मूव करा। ठीक, देखो बात समझिए, 3 तरीके बताने हैं, हमने ये 2 पढ़े थे, अब तीसरा तरीका कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले तरीके में क्या था, मैग्नेट तुमने मूव करी कॉइल के आसपास, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो उससे जो है इंड्यूस करंट हुआ और वो गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन में आया, पहला तरीका। दूसरे तरीके में भी क्या हुआ कि यहाँ पर करंट तुमने चेंज करा, करंट बढ़ाया कम करा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, ये तुम्हारी प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। अब थर्ड तरीका कैसे हो सकता है कि अगर मैं प्राइमरी, जो मेरी प्राइमरी कॉइल है उसको मूव करूं, अगर मैं मूवमेंट इसमें कर दूं और इसमें करंट क्या हो, कांस्टेंट, मतलब कुछ वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा हो, अब चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कांस्टेंट है और मैं इसे मूव कर रहा हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे ही रखूँ, स्टेशनरी रोक के रखूं या रेस्ट पे रखूं और इस कॉइल को मूव करूं, कॉइल को पास लाऊं दूर लाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही होगा, अब जब दूर ले जा रहा हूं तो यहाँ कम हो जा रहा होगा, पास ला रहा हूं तो ज़्यादा हो जा रहा होगा, सेम कॉइल का मूवमेंट करने पर भी ऐसा ही होगा, यानी कि हम थर्ड केस में कॉइल का मूवमेंट कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी और तीसरा हम कैसे कर सकते थे। ये 2016 का क्वेश्चन था। ठीक, अब जो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस क्वेश्चन लेक्चर सीरीज का, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमें लिंक कर सकता है जब हम आगे हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे या फिजिक्स लेते हैं, चूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो हम और सब चीज़ें पढ़ेंगे या देखेंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है, ये बल्ब है और ये मेरे पास है, ये चीज़ तो तुम्हें अभी पता नहीं होगी, तो अभी ऐसे समझ लो कॉइल है, ठीक है, ये एसी है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ कॉइल P इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब एंड प्लेस्ड पैरेलल टू अनदर कॉइल Q एज शोन इन द फिगर। तो P है और Q है, इसके पैरेलल लगा दिया और क्वेश्चन में बोला है कि क्या टॉर्च बल्ब जलेगा। अब क्वेश्चन तो सोचने वाला है, ठीक है, देखो ये एसी है, जब इसमें करंट फ्लो होगा डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे यहाँ करंट इंड्यूस होगा I और उससे जो है बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक, ये कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब क्या होंगे तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस या कंसेप्ट से हट के हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर करीब करीब मैंने 20 से 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस एग्जैक्ट बोलूँ तो 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इनको समझ के क्या क्या बात आती है, पहली बात कि जो हमारे पास रूल है वो इम्पॉर्टेंट है, उनको इनकी स्टेटमेंट वो क्या चीज़ बताते हैं और उनका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमारे पास उंगलियों की जो पोजीशन है, कौन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा थंब को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मिडिल फिंगर, उसके बाद रूल आ जाते हैं हमें समझ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या काम हो रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन का रिश्ता चल रहा है साथ में, कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ साथ जनरेट होगा। ठीक, तो हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा आ जाता है तो तुरंत रिपल्शन, तुम्हारा तुरंत फोर्स लग रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट भी इंड्यूस हो रहा है। तो ये सब जो बातें क्वेश्चंस में तुमने देखी तो तुम्हें कोई आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब तुम्हारा काम ये है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये लगभग सारे टाइप के हैं, अब कोई सा भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन उठाओ या कहीं से भी डाउनलोड करो या कोई से भी बुक में देखो, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वही इस मोटिव था इस लेक्चर सीरीज का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का,
जो भी हमने बातें डिस्कस करी उसका तुम यूज़ करके जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि तुम्हारा बेनिफिट हुआ है तो उनका भी बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेंड जो होता है, सच्चा फ्रेंड, तुम्हारी हेल्प हमेशा करता है। ठीक, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।